हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना महामारी की चुनौती देश और दुनिया के लिए एक वैज्ञानिक चुनौती थी। इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन, जो कि जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं। सर, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये देश और दुनिया के लिए, देश के वैज्ञानिकों के लिए कितनी बड़ी वैज्ञानिक चुनौती है और भारत के वैज्ञानिक इस चुनौती का किस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। नमस्कार। ये तो देश और दुनिया के लिए वैज्ञानिक चुनौती तो है ही, लेकिन इस चुनौती में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम काफी जानते हैं ये वायरस के बारे में और इसके फैलाव के बारे में, और उस जानकारी के कारण हम आगे जरा जल्दी जा सकते हैं। वो जानकारी क्या है? हमें मालूम है कि ये वायरस चमगादड़ से आई, बैट से आई, शायद एक पैंगोलिन पर को इन्फेक्ट किया और वो पैंगोलिन से आदमी को इन्फेक्ट हुआ। और इस जानकारी हमें ऐसे मालूम है क्योंकि हम वो वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस है वो हम में पता कर सकते हैं, पैंगोलिन में पता कर सकते हैं और चमगादड़ में पता कर सकते हैं, और देखते हैं कि वो धीरे धीरे ये फैलाव हुई और ये एक मार्केट में शायद इस तरह की ह्यूमंस में फैलाव हुई। इस जानकारी बहुत फायदेमंद है क्योंकि इससे हमें अभी वायरस को डिटेक्ट करना, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना, वैक्सीन बनाना और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें मालूम होता है कि वायरस हमारे अंदर कैसे आती है और कैसे फैलती है। अभी हमारे चुनौती इस तरह के हैं। वायरस के खिलाफ दो अटैक हो सकते हैं, या तो ड्रग्स या वैक्सीन। ड्रग्स बनाने के लिए ये हमें दिक्कत होती है, ये चैलेंज होती है, चुनौती ये है कि वायरस फैलाव के लिए हमारे अंदरूनी मशीनरी को यूज करती है। तो अगर हम कोई ड्रग बनाएं, वो ना सिर्फ वायरस को अटैक करेगी, हमारे अंदरूनी मशीनरी को भी अटैक करेगी। तो उस तरह की ड्रग बनानी चाहिए जो सिर्फ ज्यादातर वायरस को अटैक करते हैं। दूसरी चैलेंज ड्रग में ये है कि वायरस बहुत जल्दी, बहुत जोर से फैलाव कर देती है। अगर अर्ली स्टेज में जब इन्फेक्शन शुरू होती है तब अटैक करें तो उसको ड्रग से कम करने की उम्मीद है, बाद में दिक्कत होती है। सो ड्रग के साथ ये चैलेंज है, हर वायरल डिजीज के ड्रग के साथ ये चैलेंज है, लेकिन कभी कभी मिल जाती है। वैक्सीन जरा टाइम लगती है बनाने में, लेकिन वैक्सीन ड्रग के खिलाफ बहुत इफेक्टिव है, और वो करीब अभी दुनिया में 90 कंपनी वैक्सीन ट्राई कर रहे हैं, और ड्रग्स और वैक्सीन दोनों में हमारे इंडियन कंपनीज काफी शामिल है और काफी काम कर रहे हैं। सर, लॉकडाउन को, जो कि 25 मार्च से शुरू हुआ था, आज ठीक 1 महीना पूरा हो रहा है। एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते आप इसको किस तरीके से असेस करते हैं कि इससे भारत ने क्या गेन किया? और खासतौर पर अगर हम देखें कि जिस समय लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उस समय करीब 500 से 600 के केसेस थे, आज वो आंकड़ा 20,000 से ज्यादा पहुंच गया है। देखिए, वायरस की फैलाव कैसे होती है? वो एक इंसान से दूसरे इंसान को जाती है। ये ना पानी से जाती है ना हवा से जाती है। फैलाव एक इंसान पे आनी चाहिए और वो फैलाते हैं दूसरे लोगों को। इसलिए अगर हाइजीन ज्यादा हो और मास्क पहने, फेस कवर्स पहने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो वायरस की फैलाव जो सीधा बहुत ऊपर तेजी से जा रही है वो कम हो जाती है और वो उसकी ब्रेक्स लग जाती है, उसकी फैलाव। लॉकडाउन के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, हाइजीन के कारण और फेस कवर्स के कारण ये जो राइज है जितनी तेजी से हो सकती थी उतनी तेजी से नहीं हुई, और उस समय में हमें फायदा मिली। अस्पताल में बेड्स तैयार करना, आईसीयू तैयार करना और बाकी सब सारे ट्रांसपोर्ट वगैरह मेजर्स सही लगाना, ताकि लॉकडाउन जब निकलती है, ईज होती है, तो हमारे साधारण काम करने के लिए सुविधा हो। तो वो सब तैयारी हो गई है ऑलमोस्ट पूरी तरह से।
इसीलिए जब लॉकडाउन निकलेगी, मतलब टाइम बाइंग टैक्टिक थी क्या? क्या कहा आपने? सर क्या ये टाइम क्रूशल टाइम बाय करने का एक इफेक्टिव तरीका था क्या? नहीं, टाइम तब बाय होती है जब उस टाइम पे आप बहुत से मेजर्स लगाते हैं। वो मेजर्स हो गई है और हो रही है। ड्रग और वैक्सीन डेवलपमेंट सारी दुनिया में, देश में काफी आगे बढ़ी है। हमारे अस्पताल में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ी है और बाकी और मेजर्स आए हैं, तो इससे समय मिलती है। और समय तो मिलती है, लेकिन जब लॉकडाउन उठाते हैं, अगर तब हम सोशल डिस्टेंसिंग कम करें, हाइजीन पर ध्यान न दें, तो फैलाव फिर से होगी। वायरस पॉपुलेशन में है, ये नहीं कि चली गई उस टाइम। ठीक है, अभी निकालने के लिए ड्रग या वैक्सीन चाहिए और वो तो टाइम लगेगी। तो उस टाइम में क्या करें? उस टाइम में बहुत जरूरी है कि हम एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें। वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब मैं समझाता हूं। एक आरोग्य सेतु ऐप है जिससे आप सेल्फ असेस कर सकते हैं आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह है, आपकी उम्र क्या है वगैरह। और उससे ये भी पता चलती है, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन प्राइवेसी और सिक्योरिटी, कि आप क्या एक्सपोज हुए किसी और से जो बाद में पॉजिटिव हुए। क्योंकि ये रोग में एसिम्प्टोमेटिक लोग, जिनके लक्षण भी नहीं है डिजीज की, वो भी फैला सकते हैं शायद। इसीलिए जब किसी का पॉजिटिव हो जाता है, उनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको बताना बहुत जरूरी है कि आप जरा ध्यान दें। ये कोई स्टिग्मा नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब इसमें शामिल होने चाहिए। हम सब ये ऐप को डाउनलोड करनी चाहिए। फीचर फोन वर्जन भी आ रही है। इससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, एक तरह की डिजिटल इम्यूनिटी मिलेगी। जिस तरह से वैक्सीन आपको इम्यूनिटी देती है, ये एक डिजिटल इम्यूनिटी देगी। ये बताएगी कि जरा आप ध्यान रखिए 10-15 दिन के लिए, या आप इस एरिया में, ये तो रेड एरिया है या ग्रीन एरिया है या पिंक एरिया है, जरा ये ध्यान रखिए। इससे काफी फायदा हो सकती है। ये एक ऑफेंसिव टूल है। टेस्टिंग और ट्रैकिंग ऑफेंसिव टूल है, जैसे हैंड वॉशिंग, फेस मास्क वगैरह डिफेंसिव। सर आप तो उस कमिटी को हेड कर रहे हैं जो आरोग्य सेतु और उसके इंप्रूव्ड फीचर्स पर काम कर रही है। क्या ये माना जाए कि लॉकडाउन अगर पार्शियली हटता है या उठाया जाता है तो भी आरोग्य सेतु ऐप एक ऐसा तरीका होगा जिससे व्यक्ति आम दिनों में आवाजाही में भी इस बारे में कॉशियस रह सकेगा कि वो कहीं रेड जोन के करीब तो नहीं जा रहा है, किसी इंफेक्टेड व्यक्ति के करीब तो नहीं जा रहा है? नहीं, आरोग्य सेतु बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि अगर सब लोग यूज करें, मान लीजिए एक रेलवे स्टेशन में बहुत सारे लोग हैं और हो जाता है कि कुछ लोग वहां पॉजिटिव 10-15 दिन के बाद बन जाएं, देन वापस इन लोगों को सब मैसेज आएगी कि जरा आप चेक कर लीजिए, आप जरा ध्यान दीजिए, कोई सिम्टम्स हो तो चेक कर लीजिए, अगर बिना सिम्टम्स हो फिर भी आप जरा ध्यान दे सकते हैं और आइसोलेट कर सकते हैं आप। इससे बहुत बहुत फायदा होगी। ये हमारे हाथ में, जब तक वैक्सीन नहीं आती, अगर हम साथ में चाहते हैं कि लॉकडाउन भी ना हो, इकोनॉमी भी चालू हो जाए, तब इस तरह की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग दोनों बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए आरोग्य सेतु को प्लीज सब लोग यूज करना चाहिए। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए वायरस तो आ गया है, वायरस शरीर में रहेगा, और ऐसे में हमको दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करना है, जो बात प्रधानमंत्री जी ने भी कही। तो इसके लिए हम दवाई के फ्रंट पे या वैक्सीन के फ्रंट पे भारत अभी तक कितना करीब पहुंचा है, अगर आप बता सके कि ये कब तक आ सकता है? वैक्सीन आ सकती है शायद अभी 8 या 12 महीने में, क्योंकि जैसे मैंने कहा 80 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, कंपनियां। हिंदुस्तान के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स दुनिया में जाने माने हैं। वो दुनिया के 3 वैक्सीन में जो बच्चों को दिए जाते हैं, उनमें से 2 हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो वैक्सीन कंपनीज बहुत बड़े हैं और वो कोलैबोरेट कर रहे हैं हिंदुस्तान के साइंटिस्ट के साथ, बाहर के साइंटिस्ट के साथ, अर्ली स्टेज वैक्सीन डेवलपमेंट में। तो उम्मीद है कि वैक्सीन आ जानी चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखनी चाहिए, हमें मालूम नहीं है कि वैक्सीन
100% आएगी कि नहीं, किस तरह की वैक्सीन होगी, कितनी मिलेगी, कैसे डिप्लॉय करें, कब डिप्लॉय करें, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सब ओवरकम किया जा सकता है, वो हम आगे जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि जब तक हम वो मिरेकल के लिए इंतजार कर रहे हैं तब तक हम कुछ भी करें। वो हमें सेफ्टी पे ज्यादा असर देना पड़ेगा अभी, हाइजीन पे, फेस कवर पे, सोशल डिस्टेंसिंग पे, फिर भी काम पे जाना पड़ेगा, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु को यूज करना पड़ेगा। यानी सर, अगर एक आम आदमी को प्रोफेसर विजय के राघवन अगर अपनी सलाह देना चाहें तो आप क्या सलाह देंगे कि जान भी है जहान भी है, इसका जो फॉर्मूला 3 मई के बाद जो भी सरकार फैसला लेती है, लेकिन आपकी तरफ से क्या टिप्स हैं? देखिए, सबसे ज्यादा याद रखना चाहिए हमें कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैज्ञानिकों की जानकारी कोरोना वायरस के बारे में हर दिन बढ़ रही है, और उस जानकारी से और हमारे सोशल नॉर्म से आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो सोशल नॉर्म्स की पालन करने चाहिए। डर से बैठ के सोचना कि कुछ मिरेकल सोल्यूशन आ जाना चाहिए, तब तक मैं डरा हुआ हूं, वो ना हमें करनी चाहिए, ना हमारे देश की आदत है। हमारे देश की आदत है कि हम सब की देखभाल करें, आपस हमारे बूढ़ाओं, हमारे जो जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनकी देखभाल करो, और सोशल डिस्टेंसिंग करो, अपना काम में जाओ। तो ये सब हम कर सकते हैं और किए हैं पहले भी, और कोई डरने की बात नहीं है। जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं सेफ्टी के बारे में, उसकी पूरी तरह से सब लोग को पालन करनी चाहिए। सर, ड्रग्स के ऊपर भी भारत में काफी समय से काम चल रहा है। बहुत सारी जो ऐसी जो इम्यून वाली दवाइयां हैं उनके ऊपर काम चल रहा है, जो खासतौर पर रेमडेसिविर और जो उसके ड्रग ट्रायल्स हैं उनमें भी भारत हिस्सा है। अगर हम साइंटिफिक एंडेवर्स में पूछें तो कुछ ड्रग्स को ट्रायल की स्टेज पे पहुंचाने की भी कोशिश हुई थी, तो वो कहां तक पहुंची है? देखिए, अभी क्योंकि ये नया वायरस है, नया डिजीज है, हमें दो रास्ते हैं ड्रग्स में। या तो हम बहुत लैब में बहुत काम करके नई ड्रग डिजाइन करें जो इस वायरस के खिलाफ इफेक्टिव हो, या तो पहले जो है दूसरे वायरसेस के लिए ड्रग, या दूसरे डिजीज के लिए, रोग के लिए ड्रग्स जो हैं, उसको भी यहाँ जरा ट्राई करें। ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करने में 3 प्रिंसिपल्स हैं। एक तो क्या वो काम कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए केयरफुल ट्रायल चाहिए, पता करने के लिए कि वो काम करेंगे कंट्रोल में। काम, वो जो प्लेसिबो आर्म होती है जहां ड्रग नहीं देते हैं, उसके अनुसार क्या जहां ड्रग देते हैं वो काम करती है कि नहीं, तो वो कंट्रोल ट्रायल्स है। वो कभी कभी मुश्किल है, कभी कभी किया जा सकता है, लेकिन वो ही गोल्ड स्टैंडर्ड है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्रग किसी और चीज के लिए यूज किया जा रहा है, इसलिए हमें मालूम है कि हम यूज कर सकते हैं, क्या हम इमरजेंसी यूज के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर वो आप करना चाहते हैं, एक और दूसरी चुनौती है, टेस्ट है जो आपको पार करना पड़ेगा, ये कि इससे कोई नुकसान नहीं होती। अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारे पास एक दवाई है, हमें मालूम नहीं है काम करती है नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है इसे कोई नुकसान तो नहीं होगी, तब शायद आप यूज कर सकते हैं। उसका फायदा बहुत कम होगी बिना ट्रायल के, और लेकिन ठीक है, यूज किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत जरूरी है कि आप टेस्ट करें कि उसे नुकसान नहीं हो। और तीसरा ये है कि जो सर्टिफाई होती है नए ड्रग, उसका पूरा प्रोसेस में आगे ले जाना है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगी, लेकिन वो अगर जब होती है तो अच्छी ड्रग मिल सकती है, तो वो भी ट्राई करें। सर, आप स्टिग्मा दूर करने के ऊपर काफी जोर दे रहे हैं इस बात को लेके कि व्यक्ति को अगर सामान्य जिंदगी में लौटना है तो उसे एहतियात पूरा रखना होगा जब तक कि दवा वैक्सीन नहीं आती, और उसमें आरोग्य सेतु ऐप जो है वो काफी इफेक्टिव एक तरीका हो सकता है। अगर 3 मई के बाद जिस भी सिटी के अंदर या महानगरों के अंदर खोला जाना है, तो इसमें कौन से नए फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं जो व्यक्ति का विश्वास बढ़ाएं कि वो इस ऐप का इस्तेमाल जितना ज्यादा करता है उतना ज्यादा सुरक्षित रहता है? वो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, जैसे आपने कहा।
ये ऐप ना सिर्फ आपकी रक्षा, आपकी फैमिली की रक्षा या देश की रक्षा के लिए है, लेकिन साथ साथ में इसमें हर हफ्ते आपको आपके पास सुरक्षा के बारे में, आपका स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या करना है, उस तरह की एडवाइस आएगी, ताकि आपको नॉट ओनली अपनी सिक्योरिटी के बारे में यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन आपके फायदा में, आपके हेल्थ के बारे में भी यूज कर सकते हैं। आपकी एडवाइजरीज मिलेगी, या आपको ये खाने से अच्छा है, ऐसा एक्सरसाइज करें, ऐसा सोने का टाइम और जागने का टाइम ऐसा हो, वो सब एडवाइजरीज आपके पास आएगी। सर, भारत के आम आदमी के मन में यह सवाल है कि क्या वो पुराने जैसी जिंदगी के अंदर जल्द से जल्द लौट पाएगा, कब लौट पाएगा? देखिए, एक ओर से अगर देखें तो दुनिया काफी बदल चुकी है, लेकिन दूसरी ओर से हमारी जिम्मेदारी है कि ये पोस्ट कोविड ईरा में हम पूरा नई दृश्य से देखें, ताकि आम आदमी को ना सिर्फ अपनी नौकरी या जिंदगी चलने की मौका फिर से मिले, लेकिन इस तरह से मिले ताकि ऐसी नई जब पैंडेमिक आएगी फिर से, आनी चाहिए, लेकिन कोई और डिजास्टर आई या हमारे आगे चाहते हुए हमारे इकोनॉमी को डील करने में के लिए हमारे सेल्फ रिलायंस जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, हमारी लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होनी चाहिए, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटेड तरह से सारी देश की ग्रोथ होनी चाहिए। ये सब करने की ये एक वेकअप कॉल है। ये प्रॉब्लम प्रधानमंत्री जी ने भी ये भी बताया आज कि हमारे सेल्फ रिलायंस को ज्यादा होनी चाहिए। तो इस दृश्य से अगर देखें तो ना सिर्फ हम काम पे वापस जा सकते हैं, लेकिन एक नई डायरेक्शन में जा सकते हैं, नई ओर जा सकते हैं। आपने सेल्फ रिलायंस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। भारत में लगातार इस चीज पे सवाल उठ रहे हैं कि अगर डायग्नोस्टिक किट चीन से आई हुई खराब निकल रही हैं, उनके रिजल्ट्स इफेक्टिव नहीं आ रहे, उसके बावजूद भी हम चाइना से लेने को मजबूर है। क्या हमारे यहाँ पे डायग्नोस्टिक किट या मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल सप्लाईज की जो चीजें जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, वो प्रोड्यूस इस तरीके से नहीं हुई या क्यों नहीं हो सकती है, या इंडियन डायग्नोस्टिक किट क्यों नहीं इतनी इफेक्टिव है? ये तो इसका आपने 3-4 इंपॉर्टेंट चीज पे पूछा। एक तो किट बनाने के लिए, नई नई तरह के किट बनाने के लिए इंडियन लेबोरेटरीज काफी किए हैं, वो आ चुके हैं और वो मार्केट में भी आ रहे हैं। और क्योंकि अभी इसका डिमांड है, जब सप्लाई चेन में कंपोनेंट्स वगैरह आ जाते हैं, उसकी डिमांड में भी ग्रो होगी, वो तो हो ही जाएगी। बाकी देशों की क्यों इसमें इतनी अब तक शक्ति है, ये प्री कोविड ईरा में वो सप्लाई चेन्स को डोमिनेट किए, केमिस्ट्री में हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो, और कई और देशों ने वो सप्लाई चेन्स में मैन्युफैक्चरिंग पे इन्वेस्ट न किए, लेकिन असेंबली में इन्वेस्ट किए या इंपोर्टिंग में इन्वेस्ट किए। कई देशों ने रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट किए हैं और मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए। तो ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क अगर देखें तो एक या दो देशों या कुछ चंद देशों में काफी पावर थी और बाकी सब कंज्यूमर्स थे। वो हालत से जब वो नोड में प्रॉब्लम हो जाती है, सारी दुनिया की सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाती है। उसको अभी सुधारना पड़ेगा। हमारे खुद का मैन्युफैक्चरिंग और खुद का आइडियाज और खुद का मार्केटिंग काफी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जगह होनी चाहिए दुनिया में। ये नहीं है कि हिंदुस्तान सब करेगी, ये नहीं है कि दूसरे देशों सब करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूटेड और बैलेंस ग्लोबल ऑर्डर आएगी। सर, एक आखिरी सवाल मेरा कि आपकी सलाह क्या है, या आपका असेसमेंट क्या है इस चीज को लेके कि क्या भारत आज की स्थिति में मौजूदा आंकड़ों के साथ लॉकडाउन पूरी तरह खोलने की स्थिति में है, पार्शियल खोलने की स्थिति में है, या फिलहाल लॉकडाउन को कंटिन्यू रखना भारत के मौजूदा स्थिति के मद्देनजर ज्यादा जरूरी है? देखिए, भारत में कई तरह तरह के कॉन्टेक्स्ट हैं, तरह तरह के स्टेट्स हैं, सिटीज हैं वगैरह। उसमें तरह तरह के फैक्टर्स हैं जो लिए जाना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल, मोबिलिटी के इश्यूज जो हैं वगैरह।
और साइंटिफिक इनपुट हर कंपोनेंट में अलग अलग हो सकती है। मुंबई जैसे जगह में क्या करनी चाहिए, वो रूरल एरियाज में क्या करनी चाहिए, क्या सलाह है, वो सलाह ही अलग हो सकती है। ये सब मिलके निर्णय लेने के लिए स्टेट लेवल पे, हर स्टेट पे या सेंट्रल लेवल पे बहुत कॉम्प्लेक्स एजेंडा है, जिसमें भारत सरकार के सब मिलके इनपुट्स लेती है और डिसीजन लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसमें हमें काफी लॉकडाउन पीरियड में काफी काम कर चुके हैं सब लोग, और इस काम से जो भी डिसीजन होगी वो हमारे आगे के रास्ता दिखाएगी, जिससे हम नॉर्मलसी की ओर बढ़ सकें, जितना भी प्रॉब्लम हो उसको भी हम डील कर सकें। यानी आप कहना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग या कहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग और अपना कामकाज जारी रखना, दिस इज अ न्यू मंत्रा। जो एडवाइस मिलती है, जहां हमारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट बहुत मुश्किल है, आसान है अमीर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने में। अगर आप एक क्राउडेड एरिया में रहें, कैसे करें, उसके लिए एक इनोवेटिव आइडिया चाहिए। ऑटो रिक्शा में जब जाते हैं खुला है तो दिक्कत कम है, टैक्सी में जब जाएंगे तो बंद है, तो कैसे एयर फ्लो रखेंगे। तो ये मौका है सब लोगों को, आम आदमी को आइडिया लेके इफेक्टिव सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन साथ में अपना काम जारी करने के लिए तरीका निकालें। इससे डिजीज फैलेगी नहीं और हमारे काम शुरू हो सकती है, और इससे ये हो सकती है कि हम जब वैक्सीन या ड्रग आए हम तैयार हैं। तो ये तो हमारे देश में इनोवेशन और आइडियाज बहुत हर जगह से मिलती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आगे चल सकते हैं। तो डरिए मत, इनोवेट करके सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन को मेंटेन कीजिए। हमसे बातचीत करने के लिए और सारी चीजें शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राघवन। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द दवा भी आएगी और तब तक भारत की जिंदगी जो है वो अपनी पटरी पर लौटने का इनोवेटिव तरीका भी निकाल लेगी। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।